नमस्कारम, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं आपकी कैपिटल गेन की क्लास और आज के वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफ़र के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना करवाया है कि अगर कोई कैपिटल एसेट है और अगर वो ट्रांसफ़र होता है, उस केस में कैपिटल गेन निकलता है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकलेगा ही नहीं। क्या समझे? कैपिटल एसेट होना चाहिए, तो अगर वो चीज़ कैपिटल एसेट नहीं है बट उसका ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। आई हैव नॉट सेड कि वो एग्जेम्प्ट होगा। हाँ, अगर एग्जेम्पशन में दे रखा है तो एग्जेम्प्ट होगा, नहीं तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा या किसी और हेड में टैक्सेबल होगा। मान के चलते हैं अगर वो कैपिटल एसेट है जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर भी हो ही रहा है, उस केस में हम कैपिटल गेन निकालते थे फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन ट्रांसफर। जो बंदा सेल कर रहा है वो कर रहा है, तो नेट सेल कंसिडरेशन आता है जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करते हैं तो कैपिटल गेन आता है, जिसमें से अगर एग्जेम्पशंस हैं जो कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में मिलती है जनरली, उसके बाद कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आता है। तो ये सारी चीज़ें हमने करी हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 47, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स है। ट्रांसफर भी मीन्स नहीं है, ट्रांसफर भी इंक्लूड्स है। अच्छा, यानी कि ये सारी चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। चलिए आराम आराम से एक एक चीज़ पे चर्चा करते हैं। वैसे देखा जाए तो इंग्लिश का जो शब्द है ट्रांसफर, उसका मतलब होता है सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब, अब कई लोग पूछेंगे रेलिंक्विशमेंट, ये तो बड़ा इंग्लिश का खतरनाक वर्ड आ गया, इसका मतलब बता दो जरा सर हमें। भैया, रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है टू गिव अप, टू अबैंडन। तो आपने सेल कर दिया, बेच दिया, एक्सचेंज कर दिया, कबाड़ वाले को दे दिया, अबैंडन कर दिया। ये ना हो ना कि भैया 20 लाख का एसेट है आपके, मैं तो कबाड़ में 40 लाख का दे रहा हूँ, कबाड़ में दे रहा हूँ, भंगार में दे रहा हूँ। अरे भैया कुछ भी करें आप, ये ट्रांसफर है। हाँ, अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो गेन आएगा, नहीं तो लॉस आएगा। पर सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, ये सब ट्रांसफर माना जाता है। इसके अलावा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, मतलब एक्सटिंग्विश का मतलब पता है? खत्म हो जाना। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन, अगर कैपिटल एसेट आपका आग से जल गया तो भी ट्रांसफर है, क्योंकि उस एसेट पर आपके राइट्स खत्म हो गए। ये क्या बोल रहे हो? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर में। पल्ले पड़वाएंगे, पल्ले आपके पल्ले पड़ेंगे। देखो, ये है गोडाउन, इसमें आग लग गई। आग लग गई तो ये सारा क्या होगा? जल के राख हो जाएगा। जो सारा इसमें कैपिटल एसेट था वो खत्म हो जाएगा। कैपिटल एसेट तो है, ये मान लेते हैं इसमें कैपिटल एसेट है, तो ये जो आग लगी और इससे खत्म हो गया, इसको भी ट्रांसफर मान लिया। सर पर आग लगेगी तो पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो गेन कहां से निकालेंगे? देखिए, अगर आपने इसका इंश्योरेंस ले रखा होगा तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, और इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट जो है वो जितना लॉस हुआ है उतनी मिल जाएगी। तो देयरफॉर वो इंश्योरेंस क्लेम ही आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन बन जाएगा। आगे बात करते हैं और ट्रांसफर क्या होता है। जीरो कूपन बॉन्ड की मेच्योरिटी जब होती है उसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। अब कई लोग पूछेंगे भैया जीरो कूपन बॉन्ड बताइए। बता चुका सर आपको, 1000 रुपये के बॉन्ड है, अगर 800 में इशू होते हैं यानी पार वैल्यू से कम पर इशू होते हैं और मेच्योरिटी तो 1000 पर ही होगी, तो अल्टीमेटली वो बंदा 200 रुपये कमा रहा है। ये जो यहाँ पर मेच्योरिटी हो रही है इसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। अच्छा, और बताइए सर, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट आपका है भैया। ये देखिए एग्जांपल देंगे, आपकी ये है रूरल लैंड, ये आपका है रूरल लैंड, अर्बन लैंड मान लेते हैं। भाई मैं रूरल लैंड बोल रहा हूँ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोल रहा, ध्यान देना। रूरल लैंड है या अर्बन लैंड है, कुछ भी लैंड मान लेते हैं इसको। गवर्नमेंट को भैया यहाँ से जो है हाईवे निकालना है, मेट्रो निकालनी है। तो जब ये आपका लैंड है तो इसमें गवर्नमेंट बोलेगी भैया पैसे लो, कंपलसरी एक्वायर करना ही पड़ेगा। पूरी रोड खाली है, बस बीच में आपका लैंड आ रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करेगी और डेफिनेटली बदले में कुछ कंपनसेशन भी देगी। ये जो कंपनसेशन है इसे कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करा है। और अगर आप इस कंपनसेशन से खुश नहीं हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में जो है आप इससे ज़्यादा की कंपनसेशन अप्रूव करवा सकते हैं, उसे बोलते हैं इनहैंस्ड कंपनसेशन। पहले मिलेगी कंपनसेशन जो गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद अगर आप कोर्ट में केस लड़ते हैं और आपकी कंपनसेशन बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं इनहैंस्ड कंपनसेशन। कम कभी नहीं होती है।
ज़्यादा ही होती है, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ये भी ट्रांसफ़र है, यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट ने आपका कंपल्सरी एक्वायर कर लिया लैंड, तो वो भी ट्रांसफ़र है। अच्छा, वो भी ट्रांसफ़र है, और जो गवर्नमेंट पैसा देगी वो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस है। क्या बोले, दोबारा से पढ़े भैया। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये रहा कैपिटल एसेट, ये रहा मेरा धंधा, बिजनेस हो रहा है। कैपिटल एसेट में मान लेते हैं, कैपिटल एसेट में क्या है, बिल्डिंग है मान लेते हैं। कैपिटल एसेट जो है आपका बिल्डिंग है मान लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका बिजनेस है, ये रियल एस्टेट का बिजनेस है। आपने इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस का ले लिया, आपने इस बिल्डिंग को अपने बिजनेस का मान लिया कि अब जो है मैं इसको बिजनेस में, जैसे अपने बाकी एसेट्स, बाकी प्रॉपर्टीज को बेच रहा हूं, वैसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचूंगा, और उससे जो है बिजनेस इनकम कैलकुलेट करूंगा। क्योंकि आपका एसेट बिजनेस का एसेट हो गया, तो इसको बेचने पर आपकी जो इनकम निकलेगी वो पीजीबीपी इनकम निकलेगी जी। बिजनेस के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है। आपने अपना एसेट बिजनेस को दे दिया, बिजनेस को दे दिया, अब बिजनेस इस एसेट को बेचेगा तो पीजीबीपी इनकम निकालेगा। यहां पर ये कहते हैं, ये जो एसेट आपने बिजनेस को दिया, ये ट्रांसफर है, तो यहां कैपिटल गेन निकलेगा। कैपिटल एसेट बिजनेस को ट्रांसफर हुआ तो यहां कैपिटल गेन निकलेगा, और फिर बिजनेस आगे जब बेचेगा तो उसके लिए बिजनेस इनकम निकलेगी। सर बट मैंने जब बिजनेस को दिया तो बदले में मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मेरा ही खुद का बिजनेस है तो मैंने दे दिया सर, पैसा बदले में मैंने लिया नहीं, कंपनी तो है नहीं, कंपनी में देंगे तो कुछ ना कुछ एंट्री होगी, कैपिटल होगी, कुछ ना कुछ एंट्री पास होगी, यहां मैंने अपने बिजनेस को दे दिया सर। तो आपका एक्ट बोलता है, आपका एक्ट बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू जो एसेट की होगी ना, उसको मान लेंगे सेल कंसिडरेशन, कि आपने अपना ही एसेट अपने बिजनेस को फेयर मार्केट वैल्यू पर दिया है। ये बिल्डिंग मान लेते हैं आपने 10 लाख में खरीदी हो, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन इसकी फेयर वैल्यू जो है वो है 30 लाख। आपने ट्रांसफर करा अपने बिजनेस को, बदले में कुछ नहीं लिया। एक्ट कहता है मान लेंगे आपने बिजनेस को जो है ट्रांसफर करा है और 30 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, तो 30 लाख पर किया है, माइनस जो इसकी कॉस्ट है, ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। आसान शब्दों में ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। और हम ये मान रहे हैं, कि बिजनेस ने आपसे 30 लाख में ये बिल्डिंग खरीदी है। जब हमने ये माना कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू पर बिल्डिंग अपने बिजनेस को ट्रांसफर करी है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि बिजनेस ने फेयर मार्केट वैल्यू पर आपसे ये बिल्डिंग ली है, तो इसके लिए कॉस्ट बन जाएगी स्टॉक इन ट्रेड। अगर मान लो बिजनेस बाद में इसको 40 लाख में बेचता है, तो 40 लाख सेल होगा बिजनेस का, पीजीबीपी इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे 30 लाख, परचेज करेंगे जो भी आप मानना चाहो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानना चाहो, क्योंकि ये रियल एस्टेट का बिजनेस है तो इसके लिए वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है, तो ये निकल कर आएगा 10 लाख। समझ गए आप? तो 10 लाख बिजनेस का गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, और 20 लाख जो है वो यहाँ पर आ गया आपका कैपिटल गेन आ गया आपके लिए, तो इसे भी ट्रांसफर मान लिया। वरना क्या होगा कि इसकी वैल्यू अगर बढ़ गई तो कहीं ना कहीं आप उसको बिजनेस में ट्रांसफर करके बेच के सिर्फ बिजनेस इनकम रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस इनकम के अगेंस्ट में बहुत सारा एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे और अपना प्रॉफिट दिखाएंगे ही नहीं। ये रोकने के लिए जो है, इसी पॉइंट पर जहां पर आप कैपिटल एसेट को बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे कोई भी कैपिटल एसेट हो, मैंने सिर्फ आपको बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, हो सकता है कोई और भी एसेट हो, तो कंफ्यूज मत होना। कोई भी कैपिटल एसेट हो ट्रांसफर होगा अगर अपने बिजनेस को, तो उसे हम ट्रांसफर मानेंगे और फेयर मार्केट वैल्यू को मानकर हम जो है गेन निकालेंगे। अगला पॉइंट है पावर ऑफ अटर्नी सेल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होती है। वैसे तो अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि डेफिनेटली कैपिटल एसेट है, अगर इसको मैं ट्रांसफर करूं तो डेफिनेटली जिस बंदे को ट्रांसफर करी गई है वो यहां पर रिकॉर्ड करेगा सर, वो यहां रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो इसको रजिस्टर कराएगा, रजिस्ट्री करवाएगा। बट मैं बोलता हूं कि मैंने इसको बेचा, बट एक्चुअली मैं सेल डीड नहीं बनाई, मैंने सिर्फ पावर ऑफ टर्नी सेल बनाई, मैंने सिर्फ पावर ऑफ टर्नी की डीड बनाई, जिसका मतलब ये है मैंने अपने सभी राइट्स और अधिकार परचेजर को दे दिए।
अब परचेजर चाहे तो इसको बेचे, जो मर्जी करे, उसके ऊपर है, क्योंकि मैंने सभी राइट्स है पावर ऑफ टर्नी के माध्यम से इसको दे दिए, पर इस डीड को रजिस्टर नहीं कराया, इसकी एंट्री नहीं कराई, तो ये भी ट्रांसफर है। जरूरी नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी जब रजिस्टर हो जाए उसी को ट्रांसफर माने, आप अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स ऑब्लिगेशन सब किसी को दे दें तो वो भी ट्रांसफर है, जिसे हम पावर ऑफ टर्नी सेल बोलते हैं। और आखिरी है ट्रांजैक्शंस विच हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और अनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कि आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स किसी को देते हैं, वो ऐसा है, परमानेंटली देते हैं, डेफिनेटली टेम्पररी देंगे तो वो तो रेंट हो जाएगा, परमानेंटली देते हैं। जैसे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सभी मेंबर जो है मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से जो है पूरी सोसाइटी क्रिएट करती है, बिल्डिंग अपने नाम पर रजिस्टर्ड रखती है, बट अपने मेंबर्स को इसके राइट्स एंजॉय करने के लिए घर अलॉट कर देती है। तो ये जो मेंबर्स को यहां पर अलॉट किया गया है वो ट्रांसफर है, वो भी ट्रांसफर है। तो यानी कि आपको ये 7 बातें याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो है मैंने आपका ट्रांसफर करवा दिया। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर नहीं होती है। तो कल को पता लगे अगर ये नीचे वाली ट्रांजैक्शंस हो गई है तो उस केस में आप कैपिटल गेन भूलकर भी कैलकुलेट मत करना, क्योंकि नीचे वाली ट्रांजैक्शंस जो हम पढ़ने वाले हैं आज और नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रांसफर नहीं होती है। सर बताइए कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर नहीं होती है। पहली बात, इसका सेक्शन नंबर है 47। कभी भी इन ट्रांजैक्शंस के बारे में जिक्र आए तो सेक्शन नंबर 47 डाल सकते हो एग्जाम में, सेक्शन नंबर 47 लिख सकते हो। कोई शक है तो पूछ लेना मुझसे। कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है ताकि भैया बार बार मेरे को बड़े बड़े नाम ना लिखने पड़े। जैसे कैपिटल एसेट की जगह मैंने यहाँ पे सीए लिख दिया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब नहीं है इसका, कैपिटल एसेट मतलब है। ट्रांसफर को मैंने T/F लिख दिया, ट्रांसफर। कैपिटल गेन को मैंने लिख दिया CG, या कई जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी CG लिखा हुआ है, वो पढ़कर समझ में आ जाएगा कहां पर क्या यूज किया है। होल्डिंग कंपनी को H लिख दिया और सब्सिडरी को S लिख दिया। नीचे जो अभी बात करने वाले हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करा है। पहला पॉइंट कहता है जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं होती है। पहली ट्रांजैक्शन है ऑन पार्टीशन ऑफ हफ हिंदू अनडेड फैमिली। कैपिटल एसेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। ये एक होता है हमारा सिस्टम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। ये हो गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन होता है तो सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, और जो इस पर्टिकुलर हब की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, देखिए एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी कैरी होकर आई है उसे बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी। आपने अपनी मेहनत से पैसा कमाया वो तो आप ही की प्रॉपर्टी रहेगी सर। ये नहीं होगा कि पार्टीशन हो जाएगा तो आप उस प्रॉपर्टी को भी दूसरे लोगों को देंगे, नहीं। आपकी अपनी प्रॉपर्टी अलग है और हफ की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो आप ही की रहेगी, बट पार्टीशन पर जो हफ की कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसका बंटवारा हो जाएगा और सब लोगों को जो जो पैसा मिलेगा एक तरीके से वो कॉमन प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, आपको मिल रहा है, वो ट्रांसफर भी है, पर उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कैपिटल एसेट को आप गिफ्ट कर देते हैं। कैपिटल एसेट को आप गिफ्ट कर देते हैं, अंडर अ विल दे देते हैं। विल का मतलब वसीयत, वसीयत पता होगा आपको, इतना तो पता ही होगा। या फिर इररिवोकेबल ट्रस्ट के नाम डाल देते हैं। ट्रस्ट में आपको बता दूं, ट्रस्ट का एक काम होता है, ट्रस्ट का मतलब जिस पे भरोसा किया जाए, इंग्लिश शब्द है। और वैसे ट्रस्ट का मतलब होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जहां पर आप अपने एसेट्स एक ट्रस्ट के नाम डालते हैं। ट्रस्ट एक सिंपल सा वर्ड है जिस पे भरोसा किया जाए, और एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। वो ट्रस्ट का काम होता है आपके एसेट्स की देखरेख करना, और जिस पर्पस के लिए आपने वो एसेट दिए हैं उसको उस काम में यूज करना। फायदा यह होता है कि ट्रस्ट में जो है कुछ ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं जिनका इन एसेट से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका आपके एसेट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो उससे यह होता है कि आपकी संपत्ति प्रोटेक्टेड रहती है और कोई एक व्यक्ति उसको नहीं ले जा सकता, और जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाई है उस पर्पस के लिए ही उन एसेट्स को यूज किया जाता है। गरीब बच्चों की मदद के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर के लिए, या जो भी आप करना चाहें उसके लिए।
तो यहाँ ये लिखा है कि अगर आप अपने कैपिटल एसेट किसी ट्रस्ट के नाम कर रहे हैं, अगर आप अपने एसेट्स को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, कैपिटल एसेट को आपने गिफ्ट कर दिया, फ्री में ही दे दिया, किसी को भी दे दिया, आपके लिए नहीं लगेगा। आपने कैपिटल एसेट किसी को वसीयत में दे दिया, आपके लिए कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 की। पर उससे पहले मैं आपको ये पॉइंट्स करवाना चाहता हूं। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। मैंने क्या बोला? कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तो ये जो 4 चीज़ें हैं क्या होती है, आप मुझसे पूछेंगे, मैं बताता हूँ। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कंपनी जो है पब्लिक से पैसा लेती है, लोगों से पैसा लेती है, वो पैसा लेने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें कि बॉन्ड्स हो सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बॉन्ड या डिबेंचर स्टॉक या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये सब इंस्ट्रूमेंट के नाम है। डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, कंपनी वाली फिक्स डिपॉजिट। कंपनी जो है, बैंक तो इशू करते हैं फिक्स डिपॉजिट, कंपनी भी इशू करेगी। डिबेंचर स्टॉक लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। फ़र्क बस इतना सा होता है, जैसे कि डिबेंचर में जो है यूनिट डिफाइंड होती है कि 100 रुपये वाला डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक में यूनिट डिफाइंड नहीं होगी। तो बोलने के तरीके हैं, बट अल्टीमेटली आपको चीज़ क्या समझनी है कि बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट को अगर कल को हम कन्वर्ट कराएं शेयर्स या डिबेंचर्स में, उसी कंपनी के होते हैं ना भैया कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कि भैया अभी तो डिबेंचर्स आपने लिए हैं 1 लाख रुपए के हैं, बाद में आपको पे होने के बजाय इसे हम आपको उतने का इक्विटी शेयर दे देंगे। तो वो जो कन्वर्जन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी अपनी बुक्स में कन्वर्जन कर रही है। कहीं ना कहीं आप भी देखें तो आप अपना राइट्स जो है इन पर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इन पे राइट्स। एक तरह से एक्सटिंग्विश नहीं बोलूँगा क्योंकि वो तो फायर के केस में होता है, रेलिंक्विश कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और बदले में जो है दूसरा कैपिटल एसेट ले रहे हैं जो कि शेयर्स हैं या फिर कोई दूसरे डिबेंचर्स हैं। हो सकता है ये 8% डिबेंचर्स हो, ये 7% डिबेंचर हो, 9% डिबेंचर हो। तो एक की मैच्योरिटी हो जाती है तो उसको हम या तो रीपे करते हैं या उन्हें कन्वर्ट करते हैं। जो भी अरेंजमेंट कंपनी करना चाहती है, शेयर होल्डर जो भी कंपनी और ये जो आपके ये लोग हैं जिन्होंने ये ले रखा है बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, दोनों मिलकर जो है डिसाइड करते हैं, और पहले भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होती है कि क्या ये कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कन्वर्जन में ये तो आपका अधिकार चले गया इन एसेट्स पे, तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर है, ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है, और ये भी कैपिटल एसेट हैं, नए कैपिटल एसेट आपको मिल गए। बट ये जो आपने त्याग किया और बदले में नया लिया, ये त्याग करने को ट्रांसफर ही नहीं माना, तो यहां आपका कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। ठीक है ना सर? सिमिलरली अगर प्रेफरेंस शेयर कंपनी के कन्वर्ट हो जाएं किसी इक्विटी शेयर में, होते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उसको भी ट्रांसफर नहीं माना है। इसका कारण बहुत सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं है। आप एक कंपनी के कोई पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को होल्ड करते, उसके बदले आपको दूसरे कैपिटल एसेट मिल गए। अब इस पर भी कैपिटल गेन निकाल दें और टैक्स निकाल दें तो सही नहीं होगा। हाँ, आप फाइनली अपने इक्विटी शेयर्स को बेचेंगे और फिर गेन निकालेंगे तो डेफिनेटली कैपिटल गेन निकलेगा, ये कैपिटल लॉस निकलेगा। पर सिर्फ एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को कंपनी ने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, उस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं नॉन रेजिडेंट अगर कोई है और वो ट्रांसफर करता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को, क्या चीज? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो कि उसने इंडिया के बाहर परचेज करी है। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका मतलब हो गया जी, इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को इंडिया के बाहर इशू कर सकती है ताकि बाहर से जो है फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आ जाए। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी बाहर इशू करी, उन्होंने बाहर परचेज करी, एक नॉन रेजिडेंट ने, वो अपने बदले किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को ही चिपकाना चाहता है इंडिया के बाहर, उसे ट्रांसफ़र नहीं माना। या फिर गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं जो रुपी टर्म्स में डिनोमिनेटेड, जो रुपी टर्म्स में बताए जाते हैं, इंडिया के बाहर इशू कर रहे हैं मेरे भाइयों, उसको डॉलर्स में ना करके रुपी टर्म्स में ही जो है डिनोट कर रहे हैं। भैया ₹1 लाख बॉन्ड, उसे रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बोलते हैं।
एक नॉन रेजिडेंट ने खरीदे, दूसरे नॉन रेजिडेंट को बाद में ट्रांसफर कर दिए, उसे ट्रांसफर नहीं माना है, तो इस नॉन रेजिडेंट का गेन नहीं निकलेगा। इसको बेनिफिट देने के लिए प्रोविजन लाया गया है कि भैया अगर कल को तू छोड़ना चाहते तो दूसरे नॉन रेजिडेंट को दे दे। जब एक नॉन रेजिडेंट दूसरे को देगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो पैसा देना नहीं होगा, क्योंकि अभी बॉन्ड की मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने बेनिफिट इनको दे दिया है और इनको फ़ायदा मिल जाए, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर डाला गया। इसके अलावा अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ अमालगमेशन एंड डीमर्जर। इसके अलावा मैं आपको आज 2 पॉइंट और कराऊंगा, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। अमालगमेशन एंड डीमर्जर। इसके बाद मैं आपको 2 चीज़ और कराऊंगा, अमालगमेशन एंड डीमर्जर। अमालगमेशन एंड डीमर्जर, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। अमालगमेशन का मतलब होता है ये दोनों कंपनीज मिल गई और इन्होंने एक नई कंपनी बना ली, तो इसको हम अमालगमेशन बोलते हैं। ठीक है सर, कुछ समझ में आ गया। और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, तो यहां भी जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड में मर्ज हो गई, इसको भी अमालगमेशन बोलते हैं। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर कर दिया, उल्टा हो गया, तो उसको भी अमालगमेशन बोलते हैं। यानी अमालगमेशन में या तो एक या एक से ज़्यादा कंपनीज अपना वजूद खो देती है और दूसरे में मिल जाती है। जैसे यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर बी लिमिटेड ने जो है अपना वजूद खो दिया और वो ए लिमिटेड में मिल गई, तो कहीं ना कहीं बी लिमिटेड की बैलेंस शीट होगी या लाइबिलिटी होगी या शेयर होल्डर होंगे। जब अमालगमेशन होगा तो ये सारे एसेट्स ये वाली कंपनी ले लेगी, ये सारी लाइबिलिटीज ये वाली कंपनी ले लेगी, पर इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे वो कहीं ना कहीं रो रहे होंगे, आंख से आंसू निकल रहे होंगे। काहे कि हमने तो बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करा, बी लिमिटेड की वैल्यू थी, हमारे शेयर्स की वैल्यू थी, इसके सारे एसेट लाइबिलिटीज ए लिमिटेड में चले गए, तो हमें कहीं ना कहीं लॉस हो गया जी। हमने तो बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करा था, हमें क्या मिलेगा बदले में। तो इनको संतुष्ट करने के लिए जो है कहते हैं कि बेटा आपको जो है ए लिमिटेड के कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, कुछ मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे वो देखना पड़ता है, उसको हम स्वैप रेशियो बोलते हैं, जो कि आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। स्वैप रेशियो बोलते हैं जिसको हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा अरेंजमेंट करा, तो सभी लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 चीज़ें हुई है। एक तो कंपनी के जो सभी एसेट्स थे इन्वेंट्री को छोड़ के, वो सभी कैपिटल एसेट थे, वो भी बी लिमिटेड से ए लिमिटेड को ट्रांसफर हो गए। और दूसरा इन शेयर होल्डर के पास बी लिमिटेड के कुछ शेयर्स थे, उन शेयर्स के तो इन्होंने राइट्स का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ना ही पड़ेगा भैया। अब बी लिमिटेड खोखली हो गई है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, तो छोड़ना ही पड़ेगा। और बदले में ए लिमिटेड के शेयर्स ले लिए, तो जो ये इन्होंने बी लिमिटेड के शेयर्स छोड़े, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर है। जो बी लिमिटेड ने ऐसे ट्रांसफर करे, ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर है। इन दोनों ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर यदि ये अमालगमेशन अप्रूव्ड है और सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशंस क्या है वो डेफिनेटली आपकी बुक में लिखी है, मैंने नहीं लिखी, यहाँ पे आपको अलग से करवा दूंगा। बहुत सारी कंडीशन है कि सभी एसेट लाइबिलिटीज को एक्वायर किया हो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर लगभग सभी लोगों को जो है इन्होंने जो है नई कंपनी के शेयर दे दिए हों, और फलाना जो है चीज़ें उसमें लिखी हुई है, वो मैं आपको अलग से करा दूंगा, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिसे हम बोलते हैं अप्रूव्ड है, हाई कोर्ट से अप्रूव कराया हुआ है, अमालगमेशन की जो स्कीम है पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना ऐसी कंपनियां मिल के बड़ी नहीं बन सकती है, यू नीड टू टेक अप्रूवल। उस केस में जो है इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, दोनों ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ठीक है ना। अमेलगमेशन में अमेलगमेटिंग कंपनी जो है वो नई वाली कंपनी जिसको अमेलगमेटेड कंपनी बोलते हैं उसको कैपिटल से ट्रांसफर करती है। फिर शेयर होल्डर भी जो है अपने राइट्स को एक्सटिंग्विश कर देते हैं, एक्सटिंग्विश हो जाते हैं बेसिकली। इसमें करा नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं, ये तो क्योंकि कंपनी ही खत्म हो गई तो उनके राइट्स खत्म हो गए, उसके बदले उनको जो है नई कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। इन दोनों ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र नहीं माना है और उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई हुई है।
कंडीशंस ये है कि अमेलगमेटेड कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, यानी कि नई वाली कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ, रिवाइज कर आइएगा। बता दो सर एक बार और रिवाइज करिएगा, सर्च करिएगा, होमवर्क है। एंड शेयर होल्डर्स गेट्स ओनली शेयर्स ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी एज कंसिडरेशन ऑफ फॉर देयर होगा फॉर देयर शेयर इन अमेलगमेटिंग कंपनी। अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ देयर शेयर इन अमेलगमेटिंग कंपनी, ठीक। तो इस कंपनी में जो इनके शेयर्स थे मेरे भाइयों, इस कंपनी में जो इनके शेयर्स थे उसके बदले उनको नई कंपनी के शेयर्स ही मिलेंगे। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और प्लस मैंने बताया कि और भी बहुत सारी कंडीशन होती है अमेलगमेशन की जो स्कीम है उसके लिए, वो कोर्स में आप कह लो है या नहीं है, अगर होगी तो हम बुक से पढ़ लेंगे, स्टडी मटेरियल से पढ़ लेंगे, बट डोंट वरी एट ऑल। मेजॉरिटी यही है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। और क्या समझाया दोबारा से मेरे साथ पढ़िएगा। अमालगमेशन हो रहा है और उसमें जो है नई वाली जो कंपनी है जिसको अमालगमेटेड कंपनी बोलते हैं वो एक इंडियन कंपनी है। साथ ही में जो शेयर होल्डर्स हैं पुरानी कंपनी के, उनको नई कंपनी के शेयर्स ही मिल रहे हैं, कैश नहीं मिल रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको हम ट्रांसफर, इन दोनों ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अब वहीं अगर इसका विपरीत हो गया, वहीं अगर इसका विपरीत हो गया यानी कि डीमर्जर हो गया, एक कंपनी जो है वेदांता लिमिटेड, वेदांता जो है उसकी बहुत सारी अंडरटेकिंग्स है, ऑयल गैस अलग अलग अंडरटेकिंग है, यूनिट्स हैं, बहुत सारे उसकी माइनिंग है, उसकी बहुत कुछ है। अगर उसने किसी एक अंडरटेकिंग को मान लेते हैं किसी नई कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो इसे बोलेंगे डीमर्जर। आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट, कंपनी एक ही थी, आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट एक नई कंपनी में बन गया, नई कंपनी में बन गई। ये नई कंपनी है रिजल्टिंग कंपनी, और ये है डीमर्ज्ड कंपनी जो डीमर्ज हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक अंडरटेकिंग के कुछ एसेट लाइबिलिटीज यहाँ चले गए, तो इसके भी जो शेयर होल्डर होंगे वो कहीं ना कहीं रो रहे होंगे। वो बोलेंगे सर हमने तो आप में इन्वेस्ट करा था, आपकी कुछ नेटवर्थ थी, आपकी कुछ वैल्यू थी मार्केट में, जब आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट की नई कंपनी बन गई तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कम हो गई है, तो हमें आप इस नई कंपनी के भी शेयर्स दो। तो यहां पर क्या चीजें हो गई है, यहां पे डीमर्ज कंपनी ने जो है कैपिटल एसेट जो है ट्रांसफर करे हैं रिजल्टिंग कंपनी को, नई वाली कंपनी को, और रिजल्टिंग कंपनी ने ट्रांसफर करे अपने शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब जितने एसेट यहाँ ट्रांसफर हुए टोटल पर्टिकुलर पूरी कंपनी की वर्थ के जितना नेटवर्थ का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है जिसकी नई कंपनी बनी है, उसी हिसाब से जो है इनको शेयर्स मिलेंगे, उतनी ही नेटवर्थ के हिसाब से इनको शेयर्स मिलेंगे। इन दोनों ट्रांजेक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना गया है। और कब नहीं माना गया, अगर कंडीशन देखिए, अगर ये नई वाली कंपनी जो है ये इंडियन कंपनी है, तो गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है बाय द एक्ट कि जहां पर आपके एसेट्स जा रहे हैं वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, इन केस ऑफ अमेलगमेशन एंड डीमर्जर। सर आखिरी कॉन्सेप्ट होल्डिंग सब्सिडरी का बताते हैं आपको। होल्डिंग कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसने मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एक कंपनी के ले रखे हैं, तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। होल्डिंग सब्सिडरी को दे या सब्सिडरी होल्डिंग को दे, दोनों ही केसेस में उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। होल्डिंग कंपनी ने 100% ओनरशिप एच लिमिटेड की ले रखी है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? ऐसा मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि एच लिमिटेड जो है उसने जो है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के लिए जो है 50% से ज़्यादा, 51% जो है कम से कम 50% से ज़्यादा जो है शेयर्स ले रखे हैं, तो ये इसकी होल्डिंग कंपनी हो गई है इन तीनों की। अब जाहिर सी बात है बहुत सारी जगह पर ये होता है कि होल्डिंग कंपनी कुछ एसेट जो अपनी सब्सिडरी के लिए ले लेती है उसको ट्रांसफर कर देती है, कर सकती है, बेटर मैनेजमेंट के लिए कर सकती है। तो हर ट्रांसफर को अपने कैपिटल एसेट सब्सिडरी को जब जब देगी तब जो है उसे ट्रांसफर मान के इसके लिए कैपिटल गेन निकालेंगे, तो कहेंगे भाई हम धंधा कैसे करें, अपनी सब्सिडरी कंपनी की मदद नहीं कर सकते हम, कोई हमारे एसेट्स है और हम चाहते हैं कि भैया वो सब्सिडरी को चले जाएं, तो हमेशा कैपिटल गेन निकलना होगा। इन्होंने कहा भैया अगर आप 100% है ना आपकी सब्सिडरी 100%, तो सब कुछ आप ही का है, उस केस में आप कर लो ये काम, हम आपको जो है मानेंगे आप ही की यूनिट, एक तरह से है तो अलग कंपनी बट मानेंगे आप ही की यूनिट है, नहीं निकालेंगे कैपिटल गेन, नहीं निकालेंगे। बस कंडीशन ये है कि जिस कंपनी को एसेट जा रहे हैं वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आपका कैपिटल एसेट है, आप उसको दूसरी कंपनी का अगर अपने ही बिजनेस में अगर स्टॉक इन ट्रेड बनाते हैं तो उसको ट्रांसफर मानते हैं।
अब आपने क्या चालाकी करी कि सब्सिडरी का बिजनेस है रियल एस्टेट का, इसका बिजनेस है रियल एस्टेट का, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस रियल एस्टेट का नहीं है, आपका है प्रोडक्ट बनाकर बेचना। पर आपने क्या किया, अपनी एक बिल्डिंग जो है इसको दे दिया और इसने जो है उसको अपनी स्टॉक इन ट्रेड में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये इसको बेचकर जो है पीजीपीपी इनकम निकालेगी, और क्योंकि आपने अपनी 100% सब्सिडरी को दिया है तो उसे हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ये चीज़ नहीं चलेगी। होल्डिंग कंपनी अगर अपना कैपिटल एसेट सब्सिडरी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड दे रही है, उसकी बुक्स में जाके स्टॉक इन ट्रेड बन रहा है, तो फिर ये ट्रांसफर है। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्टॉक इन ट्रेड में अगर इसको ट्रांसफर नहीं माना तो फिर अगर जब ये बिकेगा तो फिर कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, फिर पीजीपी इनकम निकलेगी। तो कहीं ना कहीं हमने कैपिटल गेन के प्रोविजन से आपने बाईपास कर लिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अच्छा सर, अगर ऐसा होगा तो टैक्स कैसे निकालना है? अगर यहाँ पर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को अगर स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया तो गेन कैसे निकलेगा? ये सीए फाइनल में करेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है ज़्यादा पढ़ाने का। मैं चाहता हूँ कम से कम पढ़ाया जाए, ढंग से पढ़ाई करो, ताकि जो है कम को अच्छे से एब्जॉर्ब करके एक एक प्रोविजन पे क्लैरिटी लेके, और जब इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में, और जो बाकी एडिशनल क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करेंगे, तो एटलीस्ट आपको श्योरिटी मिल जाएगी भैया चीज़ें सब समझ में आ गई है, 2-3 बार रिवीजन हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हो गई है, तो अब अगर कुछ भी आएगा पेपर में आप उसको अच्छे से करके पास हो जाएंगे, एग्जामिनेशन भी ले आएंगे और अच्छे नंबर भी ले आएंगे। यही मेरा टारगेट है। एक प्रोविजन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मिनिमम एक्सप्लेनेशन में काम को ख़त्म किया जाए। कारण सिंपल सा है ना, जितना डिटेल होगा उतना कहीं ना कहीं आपकी कन्फ्यूजन भी बढ़ेगी अगर आप उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, और जितना प्रिसाइज होगा बस ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और एक लॉजिक दे दिया, काम ख़त्म कर दिया, तो आपको रहेगा बस हाँ यही है और कुछ नहीं है। कम चीज़ें पता लगी, ज़्यादा भी बता सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ये क्यों लाया गया था, पहले इसके क्या था, बाद में क्या था, कितना भी ज्ञान बांट सकते हैं, बट क्या वो ज्ञान पेपर के लिए रिलेवेंट है? नहीं। जो चीज़ चेंज हो चुकी, क्या वो जो पुरानी चीज़ें थी वो जानकर कुछ अभी हासिल होगा? नहीं, अभी कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, कुछ प्रोविजन में हो सकता है आपको कुछ पता लगे कि अच्छा ऐसे पहले था अब ऐसा हुआ है, तो कुछ क्लैरिटी मिले। तो वैसे तो हम कुछ प्रोविजन डिस्कस करेंगे ही ना, वैसे तो हम कई प्रोविजन, जैसे वोडाफोन का केस मैंने आपको कराया, ऐसे तो हम कुछ कुछ प्रोविजन करेंगे कि पहले ऐसा था अब ये चेंज हुआ, तो उससे आपको आइडिया तो लगेगा कि प्रोविजन कैसे मॉडिफाई होते हैं और क्यों होते हैं, तो वो आइडिया आपको लग जाएगा। एक्ट कैसे बना, सब कुछ कैसे, वो आपको आइडिया लग गया। और अगर फ्यूचर में कुछ चेंज होगा तब भी आप देखेंगे अच्छा पहले ये था अब ये चेंज हुआ, अमेंडमेंट आई है, तब भी आपको वो चीज़ें पता लग जाएगी कि अमेंडमेंट क्यों आई है। तो आपके लॉजिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे अगर आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है बेयर एक्ट वाली। पर अभी हमारा पर्पस क्या है? कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और कम से कम पढ़ाई में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है रिजल्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो जो भी मैं कराता हूँ उसकी रिवीजन करनी मस्ट है। पढ़ाई को सीरियसनेस की तरह आपको देखना ही पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर देख लिया और हो जाएगा नहीं सर, आपको ये जो सुना है आपने इसके बाद आपको सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई में। अगर आप सच में करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप इंजॉय करें लाइफ, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। मैं भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ जी, क्यों नहीं कर रहा? मैं मोटिवेट कर सकता हूँ आपको कि इससे आपका भविष्य बदलेगा, बट मैं फोर्स नहीं कर सकता, उंगली पकड़ के आपको जो है चीज़ें नहीं करवा सकता। आप बड़े हो चुके हैं अब। तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, और जब समय बीत जाएगा तो आप बोलेंगे मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। और जो लोग सीरियस हैं और जो लोग को पता है कि भैया ये क्लियर करने से और इसकी नॉलेज लेने से मेरी लाइफ बदल सकती है, और वो ढंग से इस पर लग गए, चाहे दोस्त कुछ भी बोले, चाहे ध्यान कहीं भी हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, आप लग गए कि भाई ये तो मुझे करना है, टैक्सेशन का सब्जेक्ट तो मुझे पूरा करना है, A to Z समझना है, एग्जामिनेशन भी लानी है और पूरा ग्रुप 1 भी निकालना है, तो कहीं ना कहीं है उसके बाद आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो फिर आपका नया टारगेट सेट होना चाहिए कि अब तो मुझे काम सीखना है, चाहे छोटा काम सीखूं बड़ा सीखूं, मेरे को सीखना है, चाहे ज़्यादा काम करना पड़े, खाली बैठना पड़े, वो भी बैठूंगा, कुछ टाइम पढ़ाई कर लूँगा, और जब काम आएगा तो काम करते रहूँगा। और काफ़ी समय बिताने के बाद अगर मुझे लगेगा मुझे और गेन करने में मैं ट्रांसफ़र लूँगा या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाऊँगा, तो वो जब आपकी सीखने की नीयत चलती है ना 4-5 साल तक, तो फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकलता है। एक बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनने के बाद इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर सकता है, ना कि ये कि भैया सीए बनने के बाद वो बोलेगा मेरे को एक और कोर्स करने की ज़रूरत है, या मेरे को जो है इनकम कम मिल रही है तो मैं कुछ और करना पड़ेगा मुझे। बनते ही जो एकदम से सक्सेसफुल जो बनना चाहते हैं फटाफट पहले दूसरे साल में ही, उनको तो अभी 5 साल जो है स्ट्रगल करना ही पड़ेगा।
मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, हर स्टेज पर मेहनत है, तभी तो इसकी वैल्यू है। तो भैया मुझे लगता है कि ज्ञान काफ़ी बांट दिया, बाकी तो आपके ऊपर है। आप अपनी लाइफ को अगर हल्के में लेना चाहते हैं, पढ़ाई को हल्के में लेना चाहते हैं, तो बाद में आप ही पछताएंगे। मेरा मेरा तो सब सेट है सर। मैं तो आपको बस रियल बता सकता हूँ, रियलिटी बता सकता हूँ कि अगर इस दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, इसमें जाएंगे तो क्या होगा, चॉइस आपकी है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड बाय।